नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए साइकोलॉजी क्वेश्चन सीरीज, जो कि रीड लेवल फर्स्ट एवं सेकंड दोनों के लिए उपयोगी है। यह सीरीज विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बनाई गई है, जो उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा निर्मित है और इसकी सीरीज नंबर है 8। अगर आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक से सीरीज 1 to 7 देख सकते हैं। अब जो हमारी यूनिट चल रही थी वो थी अधिगम, और आज अधिगम वाली यूनिट्स समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम वापस, हमारी 2 यूनिट हो चुकी है, बाल विकास और अधिगम, और इसके बाद हम वापस बाल विकास वाली यूनिट के हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे, रीट के भी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की। ये मीडियम लेवल की सीरीज थी और अब हाई लेवल की सीरीज हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 99 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। यह है 100 नंबर क्वेश्चन। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। सही है, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। जो मेस्लो ने वर्गीकरण किया था उसका सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो मेस्लो ने 2 प्रकार बताए थे। वो 2 प्रकार कौन से थे? जन्मजात एवं स्वाभाविक, जन्मजात एवं अर्जित, जैविक एवं जन्मजात, सामाजिक एवं कृत्रिम। तो जो मेस्लो ने 2 प्रकार बताए थे वो थे, एक जन्मजात और दूसरा था अर्जित। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। शिक्षक को ये कार्य कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनामों का प्रलोभन दिएगा तो बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा होगी, और कभी भी प्रश्न में इनाम, पुरस्कार, प्रलोभन, लालच ये शब्द आ जाए तो वो कार्य नहीं करना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। भूख क्या है? इस अगले वाले प्रश्न में देख लो, प्यास क्या है? तो यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आए हैं। तो इस अभिप्रेरणा के संदर्भ में, जैसा कि आपने अभिप्रेरणा चक्कर पढ़ा था, उसमें भोजन की कमी वो थी आवश्यकता, भूख थी अंतर्नोद, प्रेरक, चालक, प्रणोद, और जो भोजन था वो था प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर, अंतर्नोद। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद और आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर, मूल प्रवृत्ति है, वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। प्रेरणा है, अंतर्नोद है, आवश्यकता है। यहाँ सही प्रश्न में अगर ऐसा होता ना अभिप्रेरणा चक्कर, तो यह प्रश्न सही रहता। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? यह है अंतर्नोद। इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक और प्राकृतिक प्रेरक। तो जो पुरस्कार एवं दंड है वो है कृत्रिम प्रेरक, जो कि थॉमसन ने बताए थे। थॉमसन ने 2 प्रकार बताए थे, एक स्वाभाविक और एक बताया था कृत्रिम। तो कृत्रिम प्रेरक में पुरस्कार एवं दंड को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चे को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकास करती है, पीछे सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो अगर सीखने अभिप्रेरणा है, वो पीछे सीखे हुए ज्ञान को नए अधिगम से अलग नहीं करती, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता का विकास भी नहीं करती, सभी दिशाओं में सोचने का योग्यता का विकास करती है, बच्चों की रटने की शक्ति को मजबूत करती है, यह भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा का किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? मतलब अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, वो जन्मजात भूख प्यास प्रेरक है उनका पड़ता है। तो भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर है 2 नंबर। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन है? तो प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यह परिभाषा दी थी गेट्स एवं अन्य ने। तो यह परिभाषा आपको याद रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम तो पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? जैसा कि BF स्किनर ने बताया था कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। ये परिभाषा देने वाले थे BF स्किनर। तो अभी अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है?
जो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा है। और एक बार परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि अनुकरण अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक, नकारात्मक, कृत्रिम और अर्जित। जो कि स्नेह प्राप्त करने की इच्छा, मनोरंजन, आनंद, सुख प्राप्त करना और इसके अलावा अनुकरण, ये सब स्वाभाविक अभिप्रेरक है जो थॉमसन ने बताया था। और ये प्रकार आपको याद रखना चाहिए। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, स्वाभाविक अभिप्रेरक, क्योंकि ये जन्मजात और अर्जित प्रेरकों से थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया, ये एक परिभाषा है जो कि कार्टर वी गुड के द्वारा, CV गुड के द्वारा दी गई थी। और इस परिभाषा में कहा गया कि क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो गया अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो गया पुरस्कार। अभी मैंने पहले बताया था प्रलोभन, लालच, पुरस्कार। मैंने एक बच्चे को अवधारणा समझाने का प्रयास किया परंतु वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? तो अगर एक बच्चे को अवधारणा समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वह नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। तो ये होता है परिपक्वता के कारण। किसके कारण होता है? परिपक्वता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा परिपक्वता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? क्या पूछा? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। कृष्णा अभिप्रेरित होकर समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यह अभिप्रेरित व्यवहार है। जो 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन शुरू करना अभिप्रेरित व्यवहार है। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट, रामदेव तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने का प्रगति की है। यह भी अभिप्रेरणा है। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर कि श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। तो श्वास लेना की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कोई अभिप्रेरित व्यवहार नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो मैंने कल आपको बताया था कि भूख, प्यास, नींद, काम, ये 4 है जो जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। तो इसमें दिया हुआ चौथा ऑप्शन रुचि, तो ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चालक, प्रेरक, उद्दीपन और आदत। तो इसका सही आंसर हो गया आदत, जो कि प्रेरणा का स्रोत नहीं है। चालक होता है, प्रेरक होता है, उद्दीपन होता है, ये सब अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, लेकिन आदत अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं होता। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक रूप से। अगर व्यक्ति, जैसे आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, तभी आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है और आप मेहनत कर रहे हैं। 118 नंबर, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक स्वरूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने, विद्यार्थियों को बहुत उच्च अपेक्षा रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक शिक्षार्थियों से क्या अपेक्षाएं रख सकता है? तो वास्तविक अपेक्षाएं रख सकता है के द्वारा सीखने से संबंधित कर सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता। एक रूप की इस तरह की अपेक्षा रखना यह तो गलत हो गया। विद्यार्थियों की किसी प्रकार की अपेक्षा न रखनी, यह भी गलत हो गया। बहुत उच्च अपेक्षा रखना भी गलत बात है। विद्यार्थियों से वास्तविक या यथार्थ अपेक्षाएं रखने की सीखने को संबंधित कर सकता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु, तो ये होता है उपलब्धि प्रेरक, जो कि सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। ये होता है उपलब्धि प्रेरक। आज के क्वेश्चन हो गए। अधिगम वाली हमारी यूनिट समाप्त हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, अधिगम वाली यूनिट समाप्त हो चुकी है और हम कल से शुरू करेंगे बाल विकास वाली यूनिट के हाई लेवल के क्वेश्चंस, जो हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये लेवल अब की बार का मीडियम लेवल था और अब इससे ऊपर का लेवल आएगा। और इस प्रकार आप अगर इस प्रकार से जुड़े रहे तो आपकी साइकोलॉजी क्वेश्चंस की कहीं दूसरे सी जगह से करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी परफेक्ट तैयारी आपकी हो जाएगी। धन्यवाद।